हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। काफी सिंपल चैप्टर है। पिछले 5 अटेम्प्ट को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 21 और नवंबर 2020 में इस पे कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो दूसरे अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का इसमें एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आता है। और अगर आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ जाए तो ये बोनस मार्क है, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। अगर आपने आज तक ये चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे और ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या होता है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस? सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि कोई बिजनेसमैन वो कोई कस्टमर उसकी शॉप में आता है तो उसको कहता है, एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई कस्टमर शॉप में आया तो उसको कहता है देखिए ये गुड्स आप लेकर जाइए। तो वो कस्टमर बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खरीदना है। तो बिजनेसमैन कहता है आप लेकर तो जाइए, पसंद आए रख देना, नहीं आया वापस कर देना। घर की बात है, वो घर की बात होती नहीं है, बोलने की बात होती है। पसंद आए रख लेना, नहीं पसंद आया क्या करे, बोले वापस कर देना आपने करी। तो ये अगर उसको एक समय दे तो सर इसको सेल्स कब मानेंगे हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जो कस्टमर है, जिसको समझ आप कस्टमर हो, आप मेरी शॉप में, मैंने कहा गुड्स रखो, पसंद आया रखना, नहीं तो वापस कर देना। तो एक आप पे कोई ऑब्लिग वो, और जो वापस कर देना ऐसा नहीं कि 2 साल बाद वापस करो, उसका एक टाइम होता है, एक रीजनेबल टाइम होता है ना। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आप वापस कर दो तो ठीक है। अगर अगर नहीं आपने वापस कर तो मैं ऐसा मानूंगा जैसे कि आपने गुड्स खरीद लिए, लेकिन आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि गुड्स खरीदना ही है। आप वो गुड्स जो रीजनेबल टाइम उसमें दिए उसमें आप वापस भी कर सकते हो, तो फिर उसको हम सेल्स नहीं मानेंगे। तो आपने को कहा गया कि या तो आप ले लो या तो एक रीजनेबल टाइम में आप क्या करो, गुड्स को वापस कर दो, मगर आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो गुड्स आपको खरीदना ही है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, when goods are sent to the customer with clear understanding that he may accept it or return it to the seller within the stipulated time is known as sales on approval. He is under no obligation to buy it. उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक्सेप्ट करे या रिटर्न कर दे, और रिटर्न एक रीजनेबल पीरियड में वो वापस कर दे, और उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो खरीदे ही, उसको ले ही। अब उसको कब में रिकॉग्नाइज करना चाहिए मैंने सेल्स? Recognition as sales, such transaction becomes sales when customer conveys his acceptance. कस्टमर कहता है, वो जब हाँ कर देता है, हाँ कर दी कस्टमर ने तो बोले भाई सेल्स हो गया। अब आप वो कस्टमर, मैंने आपको कोई गुड्स दिया सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मैंने कहा पसंद आए रखना, नहीं पसंद आए वापस कर देना। आपने गुड्स लेकर गए, आपने मुझे कॉल करे, ट्रिंग 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 कॉल हुआ, मैंने कॉल किया, हेलो, आपने बोले हाँ हाँ वो गुड्स बहुत अच्छा है, हमने खरीदना चाहते, एक्सेप्टेंस दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अरे वाह वो सेल्स हो गया, आपने एक्सेप्टेंस दी, ओके। और द टाइम अलाउड टू हिम हैज एक्सपायर्ड एंड ही हैज नॉट रिटर्न द गुड्स। आपको मैंने टाइम दिया, मैंने कहा सुनो भाई साहब 1 महीने के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, जो भी उसके अंदर मुझे वापस कर देना। एक मैंने समय तय करा, उसके अंदर वापस कर देना। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने अगर अपनी मंजूरी 1 महीने में, एग्जाम्पल हमने 1 महीना तय करे, आपने अपनी मंजूरी अगर 1 महीने में नहीं दी, आपने एक्सेप्टेंस अपना 1 महीने में नहीं दिए, और आपने वो गुड्स वापस भी नहीं करे, तो मैं ऐसा मानूंगा जैसे कि वो गुड्स आपने रख ली हो। ऐसा थोड़ी ना आज आपको कोई गुड्स दिया, आप आ रहे हो 4 साल बाद, अरे नहीं नहीं वो अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं। एक वो जो भी टाइम डिसाइड हुआ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, वैसा अगर क्वेश्चन में रहा तो आपको देगा वो कि कितने पीरियड वो देता है कस्टमर को एक्सेप्टेंस के लिए। तो आप उस पीरियड में एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं चाहिए तो रिटर्न कर दो। अगर आपने रिटर्न नहीं करे तो मैं ऐसा मानूंगा जैसे कि गुड्स आपने ले लियो। सो यहाँ पे विच एवर ऑकर फर्स्ट, ऑब्वियसली आपने एक्सेप्टेंस पहले दिए, या वो जो रीजनेबल पीरियड वो एक्सपायर हो गया, तो वो जो भी पहले हो तो वो हम उसको मानेंगे जैसे कि वो क्या हो गया, सेल्स हो गया। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। एक होता है कि जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मैं बिजनेसमैन सब हूं, तो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे मैं कैजुअली मतलब कभी कभार सेल्स ऑन अप्रूवल वाले गुड्स पे बेचता हूं, अदरवाइज नॉर्मल रेगुलर सेल्स होता है। फ्रीक्वेंटली व्हेन गुड्स सेंड इज नॉट, अच्छा फ्रीक्वेंटली में क्या होता है कि आप जो होता है कि आप सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे फ्रीक्वेंटली आपके जाते रहता है, रोज कुछ ना कुछ सेल्स ऑन अप्रूवल पे जाता है। लेकिन लास्ट वाले न्यूमेरसली का मतलब है कंटिन्यूअसली आपके पास सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर वो गुड्स जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैंने 3 सिचुएशन पे यहाँ पे, मैंने मतलब इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में 3 सिचुएशन में यहाँ पे इसको बांटा गया। पहला, कैजुअली जब होता है, मतलब कभी कभार सेल्स ऑन अप्रूवल पे हम गुड्स भेजते, तो वहां पे क्या मैंने इसको वो कहते हैं कि व्हेन गुड्स सेंड इज रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल। अब इसका मतलब क्या मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, तीनों चीज को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रीक्वेंटली में कहते हैं व्हेन गुड्स सेंड इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स, और आखिरी वाला मेमोरेंडम रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल। तो 3 चीज क्या है, मैं तीनों चीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि वो कह रहा है कि पहले सेल्स माना, एक ही में कह रहा है कि जब भेजा जब उसको सेल्स नहीं माना, एक मेरे को मेमोरेंडम रिकॉर्ड, तीनों चीजें क्या है
अब हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। बस ये 3 चीज है, इसकी अकाउंटिंग सीखना है अपने को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर आज तक के बना नहीं, ये बस आपके लिए ही बनाया गया स्पेशल सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ओके चलिए, व्हेन गुड्स सेंट रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, तो हमारा क्या होता है कि कैजुअली कभी कभार हमारे ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स हम लोग भेजते, तो हम क्या करते हैं कि हम जब गुड्स भेजते उसी वक्त उसको सेल्स मान लेते हैं। सेल्स क्यों मान लेते उसी वक्त? मैंने कहा यार कि ये इस तरीके, अगर मैं बहुत ही कम हमारे पास इस तरह के गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल पे हम बेचते, तो हम जैसे दूसरे सेल्स जैसे दूसरे गुड्स जब बिकते, जैसे दूसरे गुड्स बिकते वैसे इसको भी क्या करते हम लोग, इसको भी हम लोग क्या मान लेते बेटा, हम लोग इसको भी सेल्स मान लेते थे। लेकिन जब ये गुड्स वापस आता, अकाउंटिंग सिखा, तो अगर ये गुड्स ने हो सकता है रिटर्न भी कर दे, तो हमने जो सेल्स माने थे उसकी क्या करना पड़ता है, हमको रिवर्स एंट्री पास करना पड़ता है। तो एक एक करके डिस्कस करते। मैंने सबसे पहले कहा कि ये मिस्टर ए है, ये सेलर है, इसने गुड्स भेजा, ये मिस्टर बी है, ये कौन है, कस्टमर। अब ध्यान से एक करके, व्हेन गुड्स सेंट, जब गुड्स भेजा गया, मैंने आपको, मैं हूं ए, आप हो बी, मैंने आपको जब गुड्स भेजा, जब भी मैंने इसको सेल्स मान लिया, तो मैंने एंट्री क्या पास किया, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री पास किया बच्चों, मैंने एंट्री पास करा यहां पे कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे जब मैंने भेजा गुड्स, जब भी उसको मैंने सेल्स मान लिया। अब क्या हो गया, व्हेन गुड्स सेंट रिटर्न, आपने मुझे क्या करे, गुड्स को क्या करे, जो मैंने आपको भेजा था वो आपने नहीं खरीदी और रिटर्न कर दी। तो यहां पे ये जो एंट्री पास करा था, इसकी रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। तो रिवर्स एंट्री भी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर भी कर सकते, लेकिन यहां पे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर भी ऑप्शन दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो सेल्स नहीं था ना, आपने तो अप्रूवल बेसिस पे दी, आपने सेल्स की एंट्री पास कर दी थी यहाँ पे। तो वी आर जस्ट रिवर्सिंग द एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर रहा तो वो भी चल रहा है, यू कैन पास सेल्स टू कस्टमर एज वेल। ओके, तो जब गुड्स मैंने भेजा तो मैंने एंट्री पास किया, मैंने जब भी सेल्स मान लिया तो मैंने एंट्री पास किया कस्टमर अकाउंट, आप कस्टमर, मैंने गुड्स आपको भेजा, तो मैंने मेरी बुक्स में एंट्री पास कर लिया कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने गुड्स अगर मुझे कुछ रिटर्न करे तो रिवर्स, आई विल रिवर्स द एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। अब क्या हो कि आपका फोन आया, आपका फोन है, फिर से रिंग बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, मतलब हेलो हेलो हेलो, बोलिए। तो आपने कहा कि सर वो व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, वो आपने कहे कि मुझे गुड्स बहुत अच्छा लगा, कुछ मैंने रिटर्न करा, लेकिन बचा हुआ जो था वो मैंने कुछ उसमें से आपने मेरे को बताया, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैंने, बोलिए बोलिए। तो बोले गुड्स जो बचा हुआ था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ आपने बताया कुछ गुड्स मैंने इतना 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 गुड्स मैंने एक्सेप्ट कर, मतलब धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और मैंने कॉल क्या करा, रख दिया। मैं खुश हुआ भाई साहब, ये तो सेल्स हो गया, ये तो सेल्स हो गया। आपने एक्सेप्ट कर लिया, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, आपने क्या करे बेटा, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, आपने क्या करे बेटा, उसको एक्सेप्ट कर ली। लेकिन यहां पे लिखता है नो एंट्री। मैंने कहा नो एंट्री क्यों, नो एंट्री इसलिए कह रहा है क्योंकि जब मैंने आपको गुड्स भेजा था, जब मैंने आपको गुड्स भेजा था, जब मैंने आपको गुड्स भेजा था उसी वक्त मैंने इसको सेल्स मान लिया था। तो भाई साहब जब आपकी मंजूरी आई, जब आपने हाँ कह दिए, हाँ कह दिए कि हाँ भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं गुड, तो मैं क्या दोबारा सेल्स की एंट्री पास करूं, मैंने तो ऑलरेडी यहां सेल्स की एंट्री पास कर चुका हूं, तो यहां दोबारा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ गुड्स हो सकते हैं कि आपके पास रखा हुआ है और अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया, मतलब डिसीजन नहीं आया मतलब कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो, और वो रीजनेबल टाइम सपोज एक्सपायर नहीं हुआ है। तो अभी अभी मैंने गुड्स भेजा, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मैंने सपोज 30 मार्च को भेजा, अब आपने एक्सेप्ट भी नहीं करे उसको, है ना, आपने एक्सेप्ट भी नहीं करे तो सेल्स भी नहीं हो। सपोज जो गुड्स आपके पास रखा हुआ है, कुछ आपने रिटर्न करे, कुछ एक्सेप्ट करे, और कुछ का रीजनेबल टाइम अब एक्सपायर होने का है। तो मैंने कहा कि वो मैंने आपसे कहा कि भाई कि कितने दिनों में आप वापस करोगे, ये एक्सेप्ट करोगे, अभी तय नहीं हुआ, मैंने आपको 15 दिन की मोहलत दिया था, 15 दिन अभी जाने के। अब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास गुड्स रखा हुआ है, तो मैंने तो यहाँ पे पहले सेल्स मान लिया था ना बच्चे, मैंने तो यहाँ पे सेल्स क्या करता, मान लिया था, तो वो सेल्स हुआ नहीं, वो कुछ गुड्स, कुछ आपने रिटर्न करे, कुछ आपने एक्सेप्ट करे, लेकिन कुछ आपके पास रखा हुआ है। तो आपके पास जो गुड्स रखा हुआ है, पहले तो मेरे को कैंसलेशन ऑफ सेल्स की एंट्री पास करना पड़ेगा। आपने बोले सर क्यों कैंसलेशन ऑफ सेल्स की एंट्री पास करना पड़ेगा? वो इसीलिए कैंसलेशन ऑफ सेल्स की एंट्री मुझे पास करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे पहले सेल्स मान लिया था और वो गुड्स अभी भी आपके पास रखा हुआ है, कुछ आपने रिटर्न करे, कुछ आपने एक्सेप्ट करे, और कुछ आपके पास रखा हुआ है। तो जो आपके पास रखा हुआ सेल्स अभी हुआ है क्या? नहीं। तो मैंने कहा जो सेल्स की एंट्री पहले पास किए थे, इस जो आपके पास गुड्स रखा हुआ है उसकी जो सेल्स की एंट्री पहले पास किए थे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री पास किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये मैंने इनवॉइस प्राइस पे लिखा, ये भी इनवॉइस प्राइस पे, ये भी इनवॉइस प्राइस पे, यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने। अब मैंने आपसे कहा, सॉरी मैंने आपसे कहा कि जो गुड्स आपके पास रखा हुआ है, मालिक तो मैं ही हूं, साल खत्म हो गया, मालिक तो मैं ही हूं,
अब क्लोजिंग स्टॉक की मुझे मेरी बुक्स में एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जो ये क्लोजिंग स्टॉक की मेरी बुक्स में जो एंट्री पास करे, क्लोजिंग स्टॉक में, अगर आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूं, हमने इन्वेंट्री चैप्टर जब रिवाइज करे, जब भी आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक डजंट मीन कि मेरे पास जो सिर्फ फिजिकल स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है वो एक क्लोजिंग स्टॉक है, कंसाइनी के पास रखा हुआ मेरे पास वो एक क्लोजिंग स्टॉक है, मेरा ट्रांजिट में कुछ है स्टॉक वो एक मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, और एक मेरा कस्टमर के पास रखा हुआ है। जैसे इस केस में कि सेल्स ऑन अप्रूवल पे भेजा गया था तो कस्टमर के पास ये गुड्स रखा हुआ है। तो ये किस पे हुआ बेटा कि ये आपका, ये भी एक मालिक तो मैं ही हूं ना, आपने अभी तक अप्रूवल कहाँ दी, ये तो मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है। तो ये जिस गुड्स का अप्रूवल नहीं है और मैंने पहले सेल्स मान लिया था तो उसको मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, रिवर्स करा एंट्री, पहले कस्टमर टू सेल्स एंट्री पास करा, उसको रिवर्स करा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर मैंने करा, जो गुड्स आपके, मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है साल के आखिर में, क्योंकि मालिक मैं, स्टॉक है वो मेरा। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास करता हूँ, फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन मेरा अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। मेरा अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैं नाम बदल देता हूं, मैंने कहा स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने ऐसा क्यों किया, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग की जो मेरे पर्पस क्या अकाउंटिंग का कि मुझे इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। तो मेरा पर्पस ये बेटा, तो मैंने यहाँ पे ना स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग का, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरा इतना स्टॉक कस्टमर के पास है, बट यू नो इट वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जो आपने जो कस्टमर की, ये तो आपने सब, ये जो कैंसिल की किस पे की, ये आपने इनवॉइस प्राइस पे की, लेकिन आपने को कॉस्ट पे लिखना है उसको। जनरली जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट और एम मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बट जनरली जो होता है कॉस्ट आपकी कम होती है जनरली, और डैमेज वैमेज गुड्स हो गए, आउट ऑफ फैशन होंगे तो फिर वो एनआरवी कम हो जाती है, बट जनरली आपकी कॉस्ट कम होती है मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पे जो कॉस्ट अपन ने यहाँ पे लिखे, तो इसको देखो, ये मैंने इनवॉइस प्राइस पे लिखा, मुझे इसको कॉस्ट पे लिखना है। तो ये इनवॉइस प्राइस पे जो आपने कैंसिल करे ना, तो इसको आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता। तो क्वेश्चन में आपको देता, अपन देखेंगे, हाँ कॉस्ट प्लस 20% इतने पे बेचा, तो दिस इज 120, ये 120 हो गया, तो आपने को कॉस्ट पे उसको 100 पे लाना है। तो डिपेंड्स इन्फॉर्मेशन कैसे दी, इन सिंपल वर्ड्स ये आपको कॉस्ट पे जो गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है वो सेल वैल्यू पे आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा, ऑब्वियसली उसको किस पे लाना पड़ेगा, अपने को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसको कॉस्ट पे लिखते। तो इस तरीके से एंट्री पास करेगी। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि जब हम क्वेश्चन देखें तो उसमें ऑब्जर्व करें कि जो आप गुड्स भेज रहे हो उसको सेल्स कब मान रहे हो। तो क्वेश्चन जब आप रीड करोगे पहले पैरा में जनरली लिखा रहता है कि जब ये गुड्स भेजता है जब इसको सेल्स मान लेता है, क्योंकि आप नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ देखोगे, व्हेन गुड्स सेंड नॉट रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, जब उसने गुड्स भेजा उसको ऑर्डिनरी सेल्स उसने नहीं माना, तो अब एंट्री बदल जाती है। तो एंट्री बदल जाती है मतलब यहाँ पे कोई, यहाँ पे नो एंट्री आ रही, यहाँ पे यहाँ पे हमने एंट्री पास करे। तो आपने पहला पैरा बड़े अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन का कि सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्वेश्चन की, वो सेल्स कब मान रहा है, जब गुड्स भेज रहा है जब भी क्या सेल्स की एंट्री पास कर रहा है क्या, या फिर वो उसके सेकंड सिचुएशन जो वो अप्रूव करता है जब वो सेल्स की एंट्री, मतलब डिपेंड, या मेमोरेंडम रिकॉर्ड भी मैं आपको बताऊंगा डिपेंड। तो आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना है बहुत सिंपल। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे अच्छा ये गुड्स इसको सेंड करा गया, अच्छा ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा, गुड्स इसको भेजा गया, तो आपने भेजते वक्त यहाँ पे क्या मान ली, भेजते वक्त हमने इसको सेल्स मान ली। तो जब ये रिटर्न करेगा, जब आपने भेजते वक्त ही इसको सेल्स मान ली, तो जब ये रिटर्न करेगा तो जब इसको सेल्स रिटर्न बोलना पड़ेगा। मगर ये एक्सेप्ट जब करेगा बेटा, एक्सेप्ट अगर कोई गुड्स को करे तो उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको सेल्स मान लिए। और ईयर एंड में आपने ख्याल रखना कि जो कैंसलेशन ऑफ सेल्स करना पड़ेगा, जो गुड्स इसके पास रखा हुआ है, जो गुड्स इसके पास रखा हुआ है उसकी क्या करना है, कैंसलेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि हमारा गुड्स उसके पास रखा हुआ है तो वो हम मालिक है उसके, तो हमने उसके पहले सेल्स मान ली थी, लेकिन वो सेल्स भी नहीं है क्योंकि अभी तक बिका नहीं है। तो उस जो हमारा गुड्स उसके पास रखा हुआ है उसको हम कैंसलेशन ऑफ सेल्स करेंगे, क्योंकि उस अमाउंट को हमने पहले सेल्स मान लिए थे। और जो हमारा स्टॉक उसके पास, हमारा जो गुड्स उसके पास रखा हुआ उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करेंगे कॉस्ट पे। तो जो उसके पास जो गुड्स रखा हुआ वो इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ उस पे उसको किस पे लेकर आएंगे, कॉस्ट पे यहाँ पे लिखेंगे। ओके सो ये चीज आपने ख्याल रखने कब होगा आपका, जब हमने गुड्स को एज ए ऑर्डिनरी सेल, जब भेजे गुड्स जब उसको क्या मान लिया, ऑर्डिनरी सेल मान लिए। ओके दूसरी सिचुएशन आप लोग यहाँ पे आती है कि मैंने व्हेन गुड्स आर सेंड नॉट रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल है, गुड्स जब भेजा गया यहाँ पे तो मैंने जब इसको सेल्स माना ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या दिख रही है बच्चों, नो एंट्री, इसीलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, नो एंट्री। व्हेन गुड्स सेंड, जब गुड्स भेजा गया तो इसको यहाँ पे सेल्स माना ही नहीं गया, क्योंकि आप अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हैं। मेरे को तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि आप अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हो। वो तो सेल्स तो जब होना चाहिए जब वो अप्रूव कर दे, या वो जो टाइम पीरियड जो स्टिपुलेट है, जो डिसाइड कर रहा था गया था टाइम, वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो जब मैं उसको सेल्स मानू।
तो ये भी सही कि यहाँ पे जब इसने गुड्स भेजता, जब इसको सेल्स मानता ही नहीं, तो रिटर्न जब होता है, इसलिए यहाँ पे नो एंट्री हो रही है। लेकिन जब वो गुड्स अगर उसने उसमें से कुछ रिटर्न करा तो उसकी कोई एंट्री पास होंगी नहीं। क्यों? उसका लॉजिक है कि जब आपने भेजे थे जब भी सेल्स नहीं माने, तो सेल्स नहीं माने तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी? सेल्स तो मानो तो ही रिटर्न की एंट्री पास होगी ना। तो आपने सेल्स की ही एंट्री नहीं पास करे तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं। अब उसने व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, उसने गुड्स एक्सेप्ट करा, तो यहां पे एंट्री पास करेंगे जितने गुड्स उसने एक्सेप्ट करा, तो एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एंट्री आपने पास करे, लेकिन ऊपर वाले केस में यहां पर मैंने लिखा था, यहां पे मैंने से लिखा था नो एंट्री। ऐसा क्यों यहां पे नो एंट्री लिखा था? यहां पे नो एंट्री इसलिए क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने पहले सेल्स यहां पे मान चुके थे, ऑलरेडी यहां पे सेल्स आपने मान चुके थे। जब यहां पे उसने एक्सेप्ट किया तो एंट्री कोई पास करने की जरूरत यहां पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले सेल्स मान चुका था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको पहले सेल्स उसने माना नहीं था, इसीलिए जब वो यहाँ पे एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करते वक्त हम उसको क्या करते हैं? सेल्स मानते हैं। तो यहाँ पे इसलिए एंट्री पास हुई कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जितने से भी उसने एक्सेप्ट किया, जितने से भी ये सेल्स हुआ हमारा। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ईयर एंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने उसको कुछ गुड्स भेजा था, कुछ गुड्स उसने रिटर्न करा, कुछ गुड्स ने एक्सेप्ट करा, लेकिन कुछ गुड्स उसके पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे कैंसलेशन ऑफ सेल मेरे को करना पड़ेगा कि यहाँ पे नो एंट्री क्यों लिखी, कैंसलेशन ऑफ नो एंट्री क्यों लिखी? द रीजन इज दैट यहाँ पे नो एंट्री इसलिए लिखी क्योंकि आपने पहले यहाँ पे सेल्स की एंट्री नहीं माने ना उसको। तो यहाँ पे मेरा जो गुड्स उसके पास रखा हुआ, मैं कैंसलेशन ऑफ सेल्स क्यों बोलूं? पहले अगर सेल्स मानता तो कैंसलेशन ऑफ सेल्स यहाँ पे बोलता। जैसे ऊपर वाले केस में आता है, पहले अगर मैंने उसको यहाँ पे सेल्स माना तो मुझे यहाँ पे गुड्स बिका नहीं साल के आखिरी में, तो इसलिए सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर, सेल्स मतलब वो जो गुड्स मेरा उसके पास रखा हुआ है उसको सेल वैल्यू से जो भी थी उसको कैंसिल करना पड़ेगा उतने से। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले सेल्स माना था। लेकिन इस सिचुएशन पे मैंने उसको जब गुड्स भेजा, जब मैंने उसको सेल्स माना ही नहीं। ये जो सेल्स माना किससे माना? जो गुड्स उसने एक्सेप्ट कर उस अमाउंट से सेल्स माना। लेकिन ऐसा भी कोई गुड्स है जो उसके पास रखा हुआ है, ऐसा भी कोई गुड्स है जो उसके पास क्या है बेटा? रखा हुआ है। तो जो गुड्स उसके पास रखा हुआ है, जो गुड्स उसके पास यहाँ पे रखा हुआ है, उसको मैं बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर कैंसिलेशन की एंट्री पास, को कैंसिलेशन की एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले यहाँ पे सेल्स माना नहीं, तो कैंसिलेशन की एंट्री यहाँ पे पास होंगी। द आंसर इज नो। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा गुड्स उसके पास रखा हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स मेरा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मल मैं एंट्री पास करता हूँ, वैसे मेरा गुड्स आपके पास रखा हो तो उसकी भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक मैं हूं उस गुड्स का, ओनर मैं हूं उस गुड्स का, और मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है। So same entry will be passed stock with customer account debit to trading, and you know it will be recorded cost or market price whichever is lower. Why we recorded cost or market price whichever is lower? Due to the conservatism approach. Okay, so we record stock with customer account debited to trading account. Okay, तो आपने जब क्वेश्चन रीड करते हो उसको बड़े अच्छे से समझने की, क्वेश्चन जब मैं रीड करता हूँ कौन सा, आई मीन टू से वो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में क्या आपको ये दिया हुआ है कि उसको जब भेजता है उसी वक्त सेल्स मानता है, कि आपको वो एक्सेप्टेंस के वक्त सेल्स मानता? सिचुएशन का आप देखना। तो पहली वाली सिचुएशन जो आपने यहाँ पे देखी कि जिस वक्त वो गुड्स भेजता है उसी वक्त, जिस वक्त ये गुड्स भेजता है उसी वक्त इसको क्या करता है? सेल्स मान लेता है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि जिस वक्त वो गुड्स भेजता है उसी वक्त इसको क्या कर लेता हो? सेल्स मान लेता है। और दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये एक्सेप्ट करता है, जब ये एक्सेप्ट करता है उस वक्त ये इसको क्या करता है? इसको जब ये एक्सेप्ट करता है उस वक्त इसको क्या करता है? सेल्स मानता है। तो ये सिचुएशन देखना आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई, उसके अकॉर्डिंगली ये जनरल एंट्री जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये एंट्रीज आपको पास करना रहेगा। ओके, अब तीसरे केस में आते, मेमोरेंडम रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल। इसमें दो अकाउंट मेंटेन करते, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस ये आपने ये समझ ली तो चैप्टर खत्म हो गया। इतना सिंपल चैप्टर है, और एग्जाम इस पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे पिछले 5 अटेम्प्ट के। बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, अब जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि मेमोरेंडम रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल, पहले इसको कंसेप्ट को समझना आपने, कि मैं जब गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब मैं भेज रहा हूँ तो बहुत ज्यादा, मतलब कंटिन्यूसली जो मेरा सेल्स होता है वो जो गुड्स जो मैं गुड्स जो मैं आपको भेज रहा हूँ कंटिन्यूसली जो होता है कि मेरे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे ही गुड्स में भेजता हूँ। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर ही मैं क्या करता हूँ? गुड्स को मैं भेजता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे को रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो मेमोरेंडम जो वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है, ये जो मेमोरेंडम जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही हो रहा है कि मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का ये हिस्सा नहीं। जब मैंने मेमोरेंडम बोला तो ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है बेटा। सो यहाँ पे आप दो चीज ख्याल रखेंगे, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे मेमोरेंडम रिकॉर्ड, और एक बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो मैंने दो चीज हाईलाइट किया। तो ये जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड जो होता है, ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का आपका हिस्सा नहीं है, ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा आपका नहीं है। तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड आपका मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा
नहीं है। और ये जो नीचे दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा है। अब मैंने क्या कहा कि भाई मेरा कंटिन्यूअसली मेरा किस पे होता है कि मेरा कंटिन्यूस सेल्स ऑन अप्रूवल पे ही सेल हो रहा है, तो मैंने कहा रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड होना है। ट्रैक रिकॉर्ड होना, किसको भेजा किसको, जैसे आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन जो होता है, अमेजॉन होता है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो होता है ये कंटिन्यूसली सेल्स ऑन अप्रूवल आप भेजते तो है, वो उनके पास ऑप्शन रहता है रिजेक्ट करने का, तो वो टाइम देते 1 हफ्ते 10 दिन कुछ उनका वक्त रहता है, उस पर आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो कंटिन्यूसली सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो रहा है। तो वो कहा गया कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता, आपको दिख रहा है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड और रिटर्न डे बुक, एक बुक बनाया मैंने। ये मेमोरेंडम बुक है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया, ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया। इसमें मैंने लिखा कि डेट, कौन सी डेट को गुड्स भेजा, गुड्स कितना भेजा, कस्टमर का नाम लिखा, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ और कितने का गुड्स भेजा। अब ये जो गुड्स मैंने यहाँ पे भेजा उसमें से गुड्स कितने, रिटर्न कितने हुए, तो कौन सी डेट को रिटर्न हुआ, कितने अमाउंट का वो रिटर्न हुआ, कितने अमाउंट का रिटर्न हुआ, कितने का उन लोगों ने खरीद लिया, एक्सेप्ट कर ली, तो डेट हुई इसमें कितने का, कौन सी डेट को एक्सेप्ट करे, कितने अमाउंट का एक्सेप्ट करे, इनवॉइस नंबर क्या था, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, तो जितना गुड्स भेजा था उसमें से रिटर्न कितना हुआ, उसमें से रिटर्न कितना हुआ, उसमें से सोल्ड कितना हुआ, ठीक है, उसमें से रिटर्न कितना हुआ, उसमें से सोल्ड कितना हुआ, और उसमें से बैलेंस कितना रखा हुआ है, बैलेंस कितना रखा हुआ है। तो बैलेंस जो रखा हुआ है आपका वो एक है कि आपके बैलेंस एक सेल वैल्यू अपनी, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने बोले कि उसकी सेल वैल्यू कितनी और उसकी कॉस्ट कितनी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो हिस्सा है ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है, तो इतनी अपन ने कलाकारी क्यों करे, इसलिए करे क्योंकि हमको हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। ओके, अब मेमोरेंडम बुक्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या कहा बेटा कि ये जो अकाउंट है ये आपने किस लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन यहाँ पे इसको मेंटेन करे, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए रिकॉर्ड को अपन यहाँ पे मेंटेन करे। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री क्या पास की, जब मैंने गुड्स यहाँ पर भेजा तो मैंने क्या एंट्री पास किया, यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्या किया मैंने, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन अप्रूवल। अब आप बोलोगे सर कस्टमर अकाउंट डेबिट करे क्या मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में रखा, नहीं बेटा, ये मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ कि ये कस्टमर को मैंने भेजा, ये रिसीवर है, और एक गुड्स ऑन रिटर्न, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, तो इस गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट ये हुआ मेरा। तो ये मैंने यहाँ पे गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, ये बुक बनाया मैंने, ये बुक बनाया, और उसमें से ये जो यहाँ पे ये बुक बनाया और इसमें टोटल आई, तो इसकी मैंने एंट्री पास किया, जो गुड्स सेंड किया, कस्टमर अकाउंट डेबिट गुड्स ऑन रिटर्न सेल और रिटर्न अकाउंट। तो देखो मैंने सपोज 1000 रुपए का था, ये टोटल सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज आई, ये टोटल कितनी है 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए से मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। अब क्या होगा, उसमें से मेरे को सपोज रिटर्न हो गया 200 रुपए का, तो मैंने क्या किया, इसकी रिवर्स एंट्री पास किया, इसकी रिवर्स एंट्री, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये आपने 200 रुपए से आपने क्या किया, देखो डेबिट में यहाँ पे लिख रहा है, ये 200 रुपए से ये आपने पहले क्रेडिट किए और ये क्या किए, फिर आपने यहाँ पे डेबिट किए, और क्या हुआ, गुड्स मेरा सोल्ड हो गया। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते, ये गुड्स जब सोल्ड हो गया तो आपने एंट्री पास करे गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर ये तो सेल हो गया, आपने फिर क्यों रिवर्स, इस एंट्री को मैंने क्या किया, इस एंट्री को यहाँ पे रिवर्स करा। तो बोले सर रिटर्न हुआ तो समझ में आता है कि आपने रिवर्स करे यहाँ पे, लेकिन जब गुड्स सोल्ड हो गया तो फिर रिवर्स क्यों करे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो एंट्री पास हो रही ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, ये कोई मेन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है बच्चे। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में ऐसे कहूँ, मैंने कहा 1000 रुपए का गुड्स भेजा, 200 रुपए का गुड्स आपने वापस करे और 700 रुपए का गुड्स आपने खरीद लिए, इसका मतलब 100 रुपए का मेरा गुड्स आपके पास रखा। ऐसे प्लस माइनस से लिखूं तो दिमाग में जाता है कि 1000 रुपए का गुड्स भेजा था सर, 200 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, 700 रुपए का गुड्स खरीद लिया आपने, तो 100 रुपए का गुड्स मेरा आपके पास रखा हुआ। ऐसे लिखूं तो समझ में आता है। उसी को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 1000 रुपए का गुड्स भेजा था, 200 रुपए का वापस हो गया, 700 रुपए का खरीद लिए, 100 रुपए का गुड्स रखा हुआ है, तो लगता है ये क्या कर रहे बेटे, ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे, ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है बच्चे। तो बस यहाँ पे करेगा 1000 रुपए का गुड्स भेजे, उसमें से 100 का गुड्स 200 का गुड्स वापस करे, 700 का खरीद लिए, तो मेरे को समझ में आता है कि 1000 रुपए का गुड्स भेजे थे, 200 का वापस करे, 700 रुपए का आपके पास से आपने एक्सेप्ट कर लिए, और 100 रुपए का मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है। तो दिस इज जस्ट फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड पर्पस। तो आपने यहाँ पे जब ये बनाए तो यहाँ पे ये आपने क्या करे, यहाँ पे आपने देखे कि कितने का गुड्स भेजे थे, कितने का रिटर्न हुआ और कितने का सेल करे। तो आपने इतने का भेजे थे 1000 रुपए का, अब इसका हिसाब किताब बताओ। तो मैंने बोला 200 का क्या करे, वापस करे,
700 का खरीद लिए तो 100 का आपके पास रखा हुआ, हिसाब किताब है। तो 1000 का भेजे थे, 200 का वापस करे, 700 का आपके पास, 100 का भी आपके पास रखा हुआ, हिसाब किताब। लेकिन क्या ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में कलाकारी करोगे? नहीं, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में कलाकारी नहीं कर रहा हूं। मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मैं बोलूं आपको तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, पहले जब गुड्स भेजा तो नीचे देखो नो एंट्री, यहाँ पे जब आपने गुड्स रिटर्न करे नो एंट्री, क्योंकि आपने पहले जब उसको सेल्स माने ही नहीं मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप रिटर्न की एंट्री पास करो, द आंसर इज नो। लेकिन जब आपने गुड्स सोल्ड हो गया, आपने एक्सेप्ट करे या वो टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर मैंने यहाँ सेल्स की एंट्री पास करा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये जो एंट्री पास करा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास हुई है। अब मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है बेटा, तो मैं इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा, जो वो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास हो रही। तो अगर आप ये दो एंट्री ही मैंने यहाँ पे पास करो, जो आपने एक्सेप्ट करे और जो मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ था, देखो वही जो मैंने यहाँ पे किया था सेल्स की एंट्री और जो मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ है वही। तो ये क्या करे इतनी ऊपर मेहनत, ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरा न्यूमेरसली मेरा बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पे कि मेरा गुड्स सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे ही हो रहा है, तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ कि कितने का गुड्स भेजा, कितना रिटर्न करे, कितने का आपने सेल्स आपने एक्सेप्ट कर ली और कितने का आप मेरा गुड्स आपके पास रखा हुआ है। तो वो आप अकाउंट सिर्फ जस्ट टू मेंटेन अ ट्रैक रिकॉर्ड, वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा होता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा 1000 रुपए का गुड्स भेजा, 200 रुपए का वापस किए, 700 रुपए का खरीद लिए और 100 रुपए का मेरे पास रखा हुआ, ऐसे बोलू तो समझता। इसी को अकाउंट फॉर्म में यहाँ पे बोलता हूँ 1000 का भेजा, अब इसका हिसाब किताब 1000 का भेजे, मतलब बताओ हिसाब किताब, सर 1000 का भेजे, 200 का उसने रिटर्न करा, 700 का खरीद लिया और 100 रुपए का भी उसके पास स्टॉक रखा हुआ है। समझ में आई चीज आपको? तो इस चीज को आप, ये होता है मेमोरेंडम रिकॉर्ड, इस पर अपन क्वेश्चन भी करके, डोंट वरी, इंस्टीट्यूट इस पे भी क्वेश्चन अभी पूछ रही है, मैंने ऑब्जर्व किया, इस पर अपन क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। बच्चे एग्जामिनेशन आ रही है, पहले तो एग्जामिनेशन पे आने के पहले एक बार की तो 3 चीज आपको याद रखना है कि एंट्रीज कैसी पास करो, उसने क्वेश्चन में बोला, वो समझ जाएंगे आपको, क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि जब वो गुड्स भेज रहा है जब भी सेल्स मान ले रहा है, जब सेकंड वाला एक्सेप्टेंस पे सेल्स मान रहा है, तीसरा मेमोरेंडम रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है। तो ये अपने को देखना कौन सी सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली हमको उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग एंट्रीज हमको पास करना रहेगा, तभी हम उस पर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, एग्जामिनेशन करीब आ रही है तो बड़ा ही डिसिप्लिन अपने लाइफ में, वैसे डिसिप्लिन लाइफ में हमेशा होना चाहिए बेटा, आप बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और एक सच में एक बात कहो, अगर इफ यू वांट टू गेट अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये ना, मतलब एक छोटी सी बात कहता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा आज लगा, अभी मैं ऑफिस आ रहा था आपके लेक्चर के रिकॉर्ड करने के पहले, अभी तो अभी इस थोड़ी देर में इसके बाद फिर इंटर की क्लास है, लेकिन मैंने जब आ रहा था तो मैंने सोच रहा था कि मैंने वो बात मैं सोच रहा था और वो मैंने ऑब्जर्व भी किया और मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने स्टूडेंट से भी ये चीज़ कहना चाहिए था। क्या होता है कि एक होता है कि हम लोग बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इसमें 2 मिनट कहता हूँ फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कर देना चाहिए, वो करना चाहिए, और मैं सच कहूँ कि वो मोटिवेशनल वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो उन मोटिवेशनल वीडियोस को देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। व्हाट डू मीन बाय इमोशंस पे कंट्रोल करना? देखो क्या होता है, रोज एक जैसा नहीं होता लाइफ में, किसी की भी लाइफ एक जैसी रोज नहीं होती। एक दिन आप लोगों को इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक दिन आपको बहुत अच्छा लगता होगा, एक दिन डाउन फील होता होगा, इट्स नॉर्मल कि कोई दिन डाउन फील हो, डाउन फील करने के कई रीजंस होते हैं। ओके, तो आप कभी अच्छा फील करते हो, कभी कभी आपको पता भी नहीं रहता कि अरे नहीं बस पता नहीं यार क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो कभी कभी आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, कभी एकदम से डाउन फील करते हो, तो ऐसा कांस्टेंट नहीं चलता, कम ज्यादा ऐसा चलते रहता है। फिर हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, फिर उससे मोटिवेट होते हैं, फिर 2 दिन रहते हैं, फिर डाउन फील होता है, फिर हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, फिर हम 2-3 दिन अच्छे रहते हैं, फिर डाउन फील होता है। तो वो इमोशंस हमारे, और इंसान है, इट्स वेरी नॉर्मल कि कम ज्यादा लगता है, लेकिन आपको उन इमोशंस पे कंट्रोल करना अगर आ गया तो फिर आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, मुझे लगता है। क्यों? आई टेल यू व्हाई। जैसे अभी जब भी आपको क्या होता है इमोशंस पे कंट्रोल करना, मैं आपको बताता हूँ अभी, कि आपने हमेशा ये देखना कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी क्या है? मैंने कहा अभी आपकी प्रायोरिटी है पढ़ाई करना, एग्जाम्पल, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई करना, तो वो आपकी प्रायोरिटी बेटा पढ़ाई करना, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं सर पढ़ाई पे मेरा आपका फोकस होना चाहिए, तो कभी आपको डाउन फील हुआ तो वो इमोशंस को साइड में रखना कि डाउन फील हो रहा है, आई नो डिफिकल्ट है ये, लेकिन डाउन फील हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही, दिल नहीं कर रहा, उन इमोशंस को साइड में रखना, उन इमोशंस को साइड में रखना
और आपने जो रिक्वायरमेंट है अभी की जो जरूरत है उस पर फोकस करके आप उस पर भिड़ जाना। तो आपकी जरूरत है अभी पढ़ाई करना। तो इमोशनली आप अगर लगता है कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, ये लग रहा, आज मूड नहीं हो रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा, डाउन फील हो रहा, उन इमोशंस को साइड में रखना। उन इमोशंस को बोलना भाई तो भी दूर रहे मुझसे, मेरे को पता है बहुत मुश्किल है जो मैं कह रहा हूँ। उन इमोशंस को साइड में रखना और मेरी प्रायोरिटी, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है पढ़ाई करना, वो आपको अभी करना पड़ेगा। और ये अगर आपको आ गया 8, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान इमोशनल होता ही हो, लेकिन आपको उसने हावी ना हो जाए आपके ऊपर, तो फिर क्या होता है बड़ी मुश्किल हो जाती है, गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं। तो हावी ना हो जाए, अभी अपना प्रायोरिटी क्या, पढ़ाई पे फोकस करें। इमोशनली अगर हम लोग वीक होए और इमोशनली बोले नहीं यार आज दिल नहीं हो रहा, कल से करता हूं, तो वो बहुत डेंजरस चीज है, वो कल आता नहीं है। और इमोशनली अपन वो अपना इमोशंस इतने अपने पे भारी हो जाते कि अपने जो प्रायोरिटी उन चीज को अपन साइड में कर देते और इग्नोर करते। तो वैसा नहीं होना चाहिए कभी। और कभी क्या आपको होता भी होगा, आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में होता भी होगा, तो उन इमोशंस को साइड में रखना। किसी ने बुरा बोल दिया कभी अपने को, किसी की बात कोई बुरी लग गई, कभी ऐसा लगता है फेलियर रहता है, फेलियर लगता है कि नहीं यार सक्सेस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पास होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे। उन इमोशन उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो। वो इमोशनली जब आपको लगता है उन इमोशंस को थोड़ी देर साइड में रखो, आप प्रैक्टिकल सोचोगे नहीं पढ़ाई करूंगा तो पास होऊंगा, है ना। इमोशनली मैं इमोशनल हो जाऊंगा तो उससे पास नहीं होंगे बेटा, पढ़ाई करने से पास होगे। तो वो डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ कि उन इमोशंस को साइड में रखना, लेकिन आपकी प्रायोरिटी भी पढ़ाई है, उस पर फोकस करो तो सक्सेस आपको मिलेगी। तो प्रैक्टिकली भी कभी सोचना कि अपने को एक्चुअल में सक्सेस कहाँ पे मिलेगी। लास्ट 1 मिनट बोलता हूँ फिर मैं क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है इसलिए मैं थोड़ा सा बात बोल रहा था कि एक और चीज होती है आप लोगों की, कि कभी भी आपके रिजल्ट, जो आपका गोल होता है, तो गोल तो आपने तय कर ली, लेकिन वो गोल को अचीव करने, उसको गोल के बारे में कंटिन्यूसली सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोसेस अच्छी होना चाहिए। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि हमने सोची कि सपोज आपने सोची कि आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है अच्छे नंबरों से, आपका वो गोल है। आप उसी गोल के बारे में सोच रहे हो कि नहीं मेरे को अकाउंट में 80 लाना है, 85 90 लाना है, आपके गोल है। आपने दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ गोल रखे, आपने लाइफ के कुछ गोल रखे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उसी गोल पे फोकस हो। आई मीन टू से उसकी जो प्रोसेस है उस गोल को अचीव करने के लिए, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपको अगर अकाउंट्स में 80+ 90+ लाना है, ये दूसरे सब्जेक्ट में बच्चों अच्छा स्कोर करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है, तो इसकी वो एक गोल है। प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसेस है कि आपकी पढ़ाई, और प्रोसेस में कोई एक चीज नहीं कई चीजें आती है, कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना, आप समय पे सोने जा रहे हो, समय पे उठ रहे हो, आप सोशल मीडिया से, ये प्रोसेस है आपकी। ये प्रोसेस अगर आपकी स्ट्रांग हुई तो रिजल्ट की फिक्र मत करो, रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा। लेकिन प्रोसेस ही वीक है आपकी, प्रोसेस ही वीक है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। आप 6-7 घंटे की नींद होना चाहिए, आप सोते हो 10 घंटे। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, आप चिपके रहते हो सोशल मीडिया पे। आप और आपको बेवजह के टाइम फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाहिए, जब काम की बात कर, एग्जाम आ रही, वो पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए। आपने प्रॉपर जितना डाइट होना चाहिए उतना ही आपने डाइट लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि खूब खा रहे हैं अपन, अब एग्जामिनेशन आ रही, डाइट पे भी बहुत ध्यान रखना आपने, कि डाइट आपका अच्छा, डाइट अच्छा होना मतलब कि रात को स्पेशली बहुत ज्यादा नहीं है, दोपहर बहुत ज्यादा नहीं खा के, तो इतना खा लिया रात में कि सुबह उठ ही नहीं पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको इंप्रूव करना होता है, कि डाइट अच्छा होना आपका, आपकी डिसिप्लिन होना लाइफ में, नींद जितनी होना उतनी लेना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 6-7 घंटा बिल्कुल सोना चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं लो तो फिर प्रोडक्टिविटी कम होती, बाकी टाइम पे आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। तो नींद जितनी लगती है ना ज्यादा ना कम, 6-7 घंटे की मेरे हिसाब से होना चाहिए, सफिशियंट है 7 घंटा। तो उतनी आप नींद लो, लेकिन बाकी टाइम पे आप प्रोडक्टिव रहो, बाकी टाइम पे एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका हाई रहे, आप फोकस रहो, सोशल मीडिया से दूर रहे आप लोग, डाइट आपका अच्छा रहे, प्रॉपर नींद आप लो, दिस इज प्रोसेस। और आपका अगर प्रोसेस स्ट्रांग है, प्रोसेस पे फोकस करो, छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करो अपनी लाइफ पे। नहीं टेस्ट देना चाहिए आपने, हर कंसेप्ट को समझने, जो पढ़े आपने प्रॉपर पूरा रिवीजन होना चाहिए। और जो जो चीज आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकती, छोटी छोटी चीजें, अगर आपको लगता है कि जहां पढ़ते हो और वो जगह जहां भी आपका टेबल है, जहां पे भी आप पढ़ाई करते, स्टडी टेबल आपकी जहां बुक्स रखी हुई, वो रूम अगर साफ सुथरा रहे, क्लीन रहे, तो पढ़ते वक्त अच्छा लगता है, आपको पढ़ते वक्त अच्छा लगता है। तो उस जगह को साफ रखो। ये छोटी छोटी चीजें जो आप में इंप्रूवमेंट लाती है, तो उस जगह को आपने साफ रखे, वहां पे क्लीन रखे, आप एक मोटिवेशनल कोई आपने कोट लगा के रखे, क्योंकि आपको अच्छा फील होता है उससे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है आपको। तो वो छोटी छोटी चीजें जो आप में इंप्रूवमेंट लाती है, उन चीजों पे फोकस करो। लगती बहुत छोटी है, लेकिन वो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट, 1-1% इंप्रूवमेंट आप में लाते जाती, वो कब 100% होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आप लाते जाओ, डाइट पे ध्यान रखो,
डिसिप्लिन लाओ, नींद बराबर लो, सोशल मीडिया से दूर रहो, जहाँ पढ़ते हो क्लीन रहे, कल जो पढ़ने वाले हो उसको पहले से आपने प्लान करके रखे कितने घंटे का, ये प्रोसेस है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। आप रिजल्ट पे इतना फोकस रखते हो कि प्रोसेस पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते तो रिजल्ट फिर नहीं आता अच्छा। तो इस प्रोसेस पे ध्यान दो तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा। ओके सो और थोड़ा सा इमोशंस जब भारी होते तो उसको बोलना भाई अभी थोड़ा सा, मैं समझता हूँ तेरी बात, तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी एग्जाम है, अपन थोड़ा सा भी जो आराम से हो जाए, गम में बैठे रहते 5-6 दिन पंखे को देखते हुए, अपन वो प्रोसेस एग्जाम के बाद कर लेंगे। एग्जाम के बाद 5 दिन पंखे को अपन लेटे लेटे आराम से देखते रहना, आपने कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी उन इमोशंस को साइड में रखना, अभी वक्त है आप लोगों का पढ़ाई का, और उसी पे फोकस रहो, सक्सेस देखना आपको जरूर आएंगे। ओके चलिए, तो अब उसके बाद हम लोग जल्दी से इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे आ जाते बेटा। बड़े ही आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से आते देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, ये आपका जून 22, ओके एक मिनट, इसकी मैंने पीपीटी ओपन नहीं कर रखा हूँ, ओके जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया, ये रहा, जस्ट 1 मिनट, मैंने ओपन करके नहीं रखा था। जुलाई 20, इधर गया 4th नंबर। चलो ठीक है, पहले इसकी अपन बात कर लेते। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है अपने को, पी सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। अब देखो पढ़ के उसने यहाँ पे बता दिया कि जब ये गुड्स भेज रहा उसी वक्त सेल्स अकाउंट में ले लेता है। ऑन 31st ऑफ मार्च 2021, on 31st of March 2021 the trade receivable balance stood at ₹3 लाख। तो 31 मार्च 2021 को जो ट्रेड रिसीवेबल था वो कितने रुपए दिख रहा था, 3 लाख रुपए दिख रहा था। विच इंक्लूड ₹21,000 गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो 3 लाख रुपए में से बेटा अपने को 21 लाख रुपए का ऐसा था जिसका इंटीमेशन मिला नहीं। तो इंटीमेशन नहीं मिला तो ये हमारा सेल्स हुआ क्या, नहीं। तो यहां पर एक सेकेंड, कहां पे मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना। तो यहाँ पे 21,000 रुपए वो कहता है कि जिसका हमको इंटीमेशन मिला नहीं, और आपने उसको पहले ही सेल्स मान ली। जब पहले ही सेल्स मान लिए और उसका इंटीमेशन नहीं मिला तो क्या वो सेल्स हुआ क्या, नहीं। तो ये रिवर्सल ऑफ सेल हुआ। जो आपने पहली वाली सिचुएशन, सेल्स मान लिए थे और अब क्या हुआ, वो गुड्स हमारा बिका ही नहीं, तो उसने इंटीमेशन, तो उस रिवर्सल ऑफ सेल करना पड़ेगा। सो आपने यहाँ पे देखो रिवर्स, पहले आपने एंट्री पास करोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसकी रिवर्स एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, या कस्टमर भी लिख सकता था वो, ठीक है। कस्टमर का नाम दिया तो यहाँ पे कस्टमर का नाम भी लिख सकता था। यहाँ पे नाम वाम कुछ दिया उसने, देखो यहाँ पे दिया है, दीज गुड्स वेर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस एंड वेर सेंट टू मिस्टर ए ₹12,000 एंड मिस्टर बी ₹9। तो जो 21,000 रुपए 12 और 9 कितना होता है, 12,000, 9,000, 21,000। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम इसमें लिखा भी वैसे, टू मिस्टर ए ₹12,000 टू मिस्टर बी ₹9,000 कैन बी गिवन। तो यहाँ पे टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी कस्टमर का नाम भी लिख सकते। सो सेल्स अकाउंट डेबिट आपने रिवर्स किया। अब सेल्स कितने का था वो दिया नहीं है यहाँ पे उसने ये ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट दिया, कितने का सेल्स था वो नहीं दिया, इसलिए सेल्स की एंट्री पास नहीं हुई। अब जब वो गुड्स भेज रहा है तो कैसे भेज रहा है, 25% अबोव कॉस्ट। तो कॉस्ट आपकी 100 है, प्रॉफिट आपका 25 है, तो सेल वैल्यू कितनी बेटा 125 पे भेज रहा है। तो अब ने सेल्स रिवर्सल की एंट्री तो पास करे। अब आगे कहता है मिस्टर ए सेंड इंटीमेशन ऑन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल एंड, अच्छा एक एक करके, मिस्टर ए जो था जिसको हमने 12,000 रुपए का गुड्स भेजे थे, उसने एक्चुअल में हमको एक्सेप्टेंस का भेजा, कब भेजा, 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल को उसने एक्सेप्टेंस का हमको भेजा यहाँ पे कितने हजार रुपए का, 12,000 रुपए का। तो यहाँ पर आप क्या, अच्छा एक और चीज आपका बेटा कि यहाँ पे 31 मार्च को हमारा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ 21,000 रुपए का। तो 21,125 है तो 100 कितना, क्योंकि वो सेल वैल्यू है और कॉस्ट है उसकी 100। तो 21,000 अगर 125 तो 100 कितना वो आता है 16,800। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 30 अप्रैल को मिस्टर ए ने हमको ये बोला कि मिस्टर ए ने ये बोला कि उसने एक्सेप्टेंस अपना भेज दिया। तो यहां पर उसने सेल्स की एंट्री पास करा, ए अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे बोलेंगे सर सेल्स की एंट्री पास क्यों करा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है।
अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ऑलरेडी पहले ही जब उसने सेल्स मान चुका था यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 30 अप्रैल को यहाँ पे दोबारा सेल्स क्यों माने? जो मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस भेजा तो उसका सेल्स आपने दोबारा क्यों माने? इनफैक्ट जब आप गुड्स भेजे थे जब भी आप उसको सेल्स मान ले रहे थे, तो एक्सेप्टेंस के वक्त सेल्स की एंट्री क्यों पाते? रीजन इज दैट क्योंकि आपने 31 मार्च को रिवर्स कर दिया। 21,000 में ये 12,000 भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि आपने 31 मार्च के पहले जब गुड्स भेजे थे, जब उसको सेल्स मान लिए थे, लेकिन 31 मार्च को सेल्स को कैंसिल कर दे क्योंकि उसने अप्रूवल नहीं भेजा था, इसलिए वो सेल्स को यहाँ पे कैंसिल कर दे, सेल्स टू ट्रेड रिसीवर। अब फिर वापस उसने अप्रूवल भेजा 30 अप्रैल को, तो फिर उसको सेल्स मानना पड़ेगा क्योंकि पहली बार जो सेल्स माने थे उसको आपने कैंसिल कर दिए थे 31 मार्च को, तो वो सेल्स कैंसिल हो चुका था। इसीलिए जब यहाँ पे 30 अप्रैल को आए थे, यहाँ पे आप सेल्स मानोगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट सॉरी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कितना अमाउंट है आपका? ये है अमाउंट आपका 12,000 रुपए। तो इसलिए तो ये एंट्री स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूज है, सर ऊपर तो पहले सेल्स हो चुका था, वो बोल रहा है जब भेजते वक्त ही सेल्स माना था, तो दोबारा फिर आपने यहाँ पे सेल्स क्यों माने? वो इसीलिए माने क्योंकि हमने 31 मार्च को सेल्स को क्या करते, कैंसिल कर देते, सिंपल। अब उसके बाद वो कहता है लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी रिटर्न द गुड्स, मिस्टर बी ने क्या करे, गुड्स को रिटर्न करे। तो यहाँ पे आप अच्छा रिटर्न की एंट्री नहीं आई, अब सर रिटर्न की एंट्री क्यों नहीं पास हुई? रीजन समझो, आपने पहले सेल्स माने थे, यस सर, तो और उस सेल्स को आपने 31 मार्च को कैंसिल भी कर दी, तो यहाँ पे 21,000 में 9,000 भी इंक्लूड है। तो जब आपने कैंसिल कर दी तो वो सेल्स तो कैंसिल हो चुका है, मतलब सेल्स पहले माने फिर कैंसिल कर दी तो वो जीरो पे आ गया। तो जब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो जब उसको सेल्स माने ही नहीं, और क्योंकि सेल्स माने ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सेल्स मान के कैंसिल कर दिया उसको, पहले अपन सेल्स माने थे और फिर कैंसिल भी कर दिया 31 मार्च को, तो जीरो पे आ गया। तो रिटर्न की एंट्री फिर कोई पास होंगी क्या? नहीं, इसीलिए ये रिटर्न की एंट्री यहाँ पे पास नहीं हुई है। यहाँ पे रिटर्न की एंट्री इसलिए पास नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसको अपन ने पहले जो सेल्स मान के कैंसिल कर चुके, तो फिर इसका मतलब सेल्स की एंट्री नेट इफेक्ट देखो तो सेल्स की एंट्री हुई नहीं है, तो फिर रिटर्न की एंट्री पास होंगे नहीं, इसीलिए वहां पे रिटर्न की एंट्री पास नहीं। अब उसने अपने से ये भी पूछा है कि अब ये भी बताओ कि बैलेंस शीट में किस तरीके से अपीयर होंगे। देखो क्या कह रहा है, मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। ऑल्सो शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 21, अप्रैल की भी पूछा उसने, जो उसने वहां पे अपने को अप्रूवल दिया उसकी एंट्री पास की अपन ने। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज रुपीज 1,80,000। अब देखो बैलेंस शीट में कैसा रिफ्लेक्ट होगा। अब 3 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल उसने क्वेश्चन में बोला है, आपने ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पे क्रेडिट करे, ट्रेड रिसीवेबल के कौन से बैलेंस है, डेबिट, आपने उसको क्रेडिट कर, तो उसमें से क्या करे, माइनस, क्यों? क्योंकि सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, तो एक्चुअल में सेल नहीं था, तो आपने वहां पे उसको कैंसिल करे, तो ये आपका 2,79,000 है। अब आपका स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक इन ट्रेड कितना है बेटा, 1,80,000। लेकिन कस्टमर के पास मेरा जो गुड्स रखा हुआ है, ये कस्टमर के पास मेरा जो गुड्स रखा हुआ है 16,800 का 31 मार्च को, तो ये जो आपका 16,800 का ये आपका गुड्स हुआ। तो टोटल गुड्स जो मेरे पास रखा हुआ है वो 1,80,000, जो कस्टमर के पास रखा हुआ 16,800, तो दोनों मिला के वो 196,800। इस तरीके से ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आया था कब? आपका आया था जून 22 में, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका जून 22। उसके बाद दिसंबर 21 पे इस पे कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया नहीं है। ओके, अब हम आते जुलाई 21। तो जुलाई 21 में एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन इस पे आया, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप ध्यान से सुनना। वो कहता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे वे सेंट आउट। जब गुड्स उसने गुड्स भेजा तो उसने यहाँ पे उसको सेल्स नहीं माना, तो वो कहता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, बता। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया यहाँ पे क्योंकि आपने गुड्स जब भेजे तो उसको सेल्स है कि नहीं, डिपेंड कि वो कैजुअली है वाला है कि फ्रिक्वेंटली वाला है, उस पर डिपेंड करता है ना बेटा। तो यहाँ पे लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर फॉल्स दी, वो कहती कि जब गुड्स भेजा तो उसको उस वक्त सेल्स मानना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिपेंड्स वो भाई कि कैसा गुड्स है, इसने नॉट रिकॉर्डेड, तो वो बोलता है कि नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स। तो ये भी वैसे देखा जाए तो कोई गलत नहीं, अगर वो आप फ्रीक्वेंटली भेज रहे तो नॉट रिकॉर्डेड, फ्रीक्वेंटली अब जब भेज रहे नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स, कि भाई जब उसका अप्रूवल आएगा जब अपन उसको क्या करेंगे, सेल्स मानेंगे। लेकिन वो जो कैजुअली आप करते हो उसमें पहले सेल्स मान लेते हो, तो डिपेंड आपका कौन सा है। तो लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोले कि इसको फॉल्स मान, उन्होंने बोले कि जब गुड्स भेज रहा है उसी वक्त इसको सेल्स मान लेना चाहिए।
लेकिन कोई स्टूडेंट नोट लिखे कि कैजुअली, फ्रीक्वेंटली और अकॉर्डिंगली आंसर दे, दैट इज ऑल्सो मेरे हिसाब से करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका कब का है, जुलाई 21, ये देखो यहाँ पे किधर गया, ओके देखो यहाँ पे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट वाला, ये देखो फॉल्स, दे आर रिकॉर्डेड एज सेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कस्टमर माइट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड गिवन फॉर द अप्रूवल। अब वो वाला ये आपको कैजुअली वाला कि भाई आप इसको भेज दो, वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे तो आप इसको सेल्स मानो, रिजेक्ट करे तो बात अलग है, फिर अपन उसको रिटर्न कर दे तो बात अलग है, फिर उसको अपन कैंसिल करते हैं ना, तो ये कैजुअल वाला उन्होंने माने। ओके ठीक है भाई। अब उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है, ये जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछे एबीसी लिमिटेड वाला, ठीक है एक सेकंड, तो मेरे क्वेश्चन में उसको यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, जुलाई 21, ये मैंने पिछली बैच के ये स्लाइड है कि ठीक है कोई बात नहीं। ओके ध्यान से बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया मेमोरेंडम वाला, बस ये मेमोरेंडम वाला है। अब देखो बड़ा सिंपल है, एग्जाम में आ गया तो कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहता है ना, जो सेल्स ऑन अप्रूवल पे भेजते, कितना टाइम पीरियड दिया उसने, 15 दिन। गुड्स आर टू बी सेंट, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, फेलिंग विच इट इज ट्रीटेड एज सेल्स। The books of BC Limited are closed on 31st March 21. The particulars of same are as under. अब उसने यहाँ पे दिया 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च, ऐसे गुड्स भेजा, पार्टी के नाम दिया यहाँ पे और अमाउंट दिया 25,000, 15, 40, 10, 22, 35। तो टोटल जो गुड्स उसने भेजा वो कितने के हो रहे, तो 25,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 35,000। टोटल गुड्स जो उसने भेजा वो कितने का भेजा, 1,47,000 का। अब देखो यहाँ पे तो, और यहाँ पे रीजन दिया है कि एक एक करके मैं रीजन पढ़ता हूँ। अब इसने दो चीज पूछा आपसे, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे एंड रिटर्न डे बुक, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो ये दो चीज, कौन सी दो चीज जो मैंने आपसे अभी बात की ना, ये दो चीज, एक ये बुक पूछा है आपको और एक ये अकाउंट पूछा है। सिंपल है। तो ये जो बुक पूछा उसने अपने से, ओके ये जो बुक पूछा उसने, पहले यहाँ पे उसको अपन डिस्कस कर लेते। तो देखो सबसे पहले उसने एक पार्टी को जो एक एक करके डिस्कस करते, टोटल 1,47,000, ठीक है एक एक पे। तो अब आपने पी क्यू आर को भेजे, पी क्यू आर को कितना भेजे अपन ने, पी क्यू आर को कितना भेजे, वो आपने भेजे 25,000 का। तो 25,000 का आपने पी क्यू आर लिमिटेड को भेजे, 25,000 रुपए का। तो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 मार्च 21। अब ध्यान से बेटा, कब भेजे आपने इस गुड्स को, कब भेजे आपने इस गुड्स को, आपने इस गुड्स को भेजे 10 मार्च को। आपने कब भेजे इस गुड्स को, इस गुड्स को आपने भेजे 10 मार्च को, आपने इस गुड्स को भेजे। तो कितने पीरियड का रीजन, टाइम पीरियड कितना तय हुआ था, 15 दिन। तो आप ये बात कर रहे हो 31 मार्च की, 10 मार्च को भेजे, 31 मार्च तक कोई जान, 31 मार्च अपने दिमाग में रखना कि आज 31 मार्च है, आपने गुड्स भेजे थे 10 मार्च को, तो 15 दिन क्या हो गए, 15 दिन आपके हो गए। तो जब 15 दिन आपके वो हो चुके बेटा, तो जब 15 दिन आपके ये हो चुके, तो आप मेरे को पता इसको सेल्स मानना पड़ेगा, हाँ क्योंकि टाइम पीरियड चलेगा, नो इन्फॉर्मेशन, उसने हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन जो पीरियड तय करा गया था 15 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है, तो इसलिए 25,000 क्या मानेंगे, सेल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे 25,000, ये 10 मार्च, और आपका पी क्यू आर लिमिट अमाउंट है 25,000 बेटा, और आपने किस तारीख को सेल्स माने, उसको 25, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन हो गए, और ये 25,000 रुपए के सेल्स, ये सेल्स कॉलम है, रिटर्न वाला कॉलम, तो सेल्स करे 25,000 रुपए सेल्स माने। फिर आपने 12 मार्च को भेजे डीएफ को 15,000 रुपए का, उसने 13 तारीख को क्या कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, 13 नहीं सॉरी 16, 12 को भेजा, 16 को उसने रिटर्न करा। तो यहाँ पे देखो उसने ये 15, ये सोल्ड वाला कॉलम है और ये रिटर्न वाला है। तो यहाँ पे देखो उसने 12 मार्च को भेजे डीएफ को 15,000 रुपए को, उसने 16 मार्च को क्या करा, रिटर्न। तो रिटर्न वाले कॉलम में आपने लिख दिए 15,000 रुपए। उसके बाद 15 मार्च को आपने जीएचआई को 40,000 रुपए का गुड्स भेजे, गुड्स वर्थ ₹8,000 उसने रिटर्न कर दिया कब, 20 मार्च को, 20 मार्च को 8,000 का रिटर्न करा, और बाकी के बारे में अपने को पता नहीं। तो 40 में से उसने 8 रिटर्न करा, तो वो 8 तो रिटर्न है, लेकिन बचे हुए 32,000, 32,000 में सेल्स मानूंगा। क्यों मैं 32,000 को सेल्स मानूंगा, बचे हुए 32,000 को मैं इसीलिए सेल्स यहाँ पे मानूंगा क्योंकि ये 15 मार्च को भेजा और 31 मार्च की बात करें 15 दिन हो गए, तो वो टाइम पीरियड चले गया। तो ये आपने जो पार्टी थी
इसको 40,000 का गुड्स ये बेचे, तो 8,000 का गुड्स आपका रिटर्न हुआ, लेकिन 30,000 का आपने क्या माने, उसको सेल्स माने, और 32,000 का, सॉरी, ओके, 32,000 का क्या माने, सेल्स माने। तो ये 20 तारीख को ये रिटर्न हुआ है। ओके, सेल्स कब माने, जो वो पूरा आपके 15 दिन चले गए। ओके, उसके बाद आपको 20 तारीख की बात करता है। 20 तारीख को ये आपका डीएफ को आपने 10,000 का भेजे, और उसने क्या करे, गुड्स रिटेन्ड नहीं, रिटर्न नहीं बोला, रिटेन्ड मतलब उसने एक्सेप्टेंस आ गया, उसने बोला कि गुड्स मैं रख रहा हूं। कब बोला उसने, 24 तारीख को। तो ये आपका 24 तारीख को ये आपका 10,000 रुपए का कौन से कॉलम में आ गया, सेल्स कॉलम में आ गया। उसके बाद यहाँ पे 25 तारीख को पीक्यूआर को भेजा 22,000 का, उसने भी रिटेन्ड करा, 28 तारीख को उसने बोला। तो यहाँ पे भेजे आपने कौन सी तारीख को भेजा आपने, भेजे आपने 25 तारीख को, और उसने बोला कि 22,000 का 28 मार्च को उसने बोला कि मैं रिटेन कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस आ गया। अब 30 मार्च को अपन ने उसको भेजे 35,000 का XYZ को, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 मार्च। अब नो इन्फॉर्मेशन मतलब आप इसको सेल्स भी नहीं मान सकते, ये दिस स्टॉक विद कस्टमर। क्यों नहीं मान सकते, ये आपका वो अकाउंट जब बनाएंगे इट विल रिफ्लेक्टेड एज क्लोजिंग बैलेंस। क्यों नहीं मान सकते बेटा, क्यों, क्योंकि आपने 30 मार्च को ही भेजे, और ये 31 मार्च तक कोई इन्फॉर्म, एक ही दिन हुआ ना, 15 दिन भी गए नहीं है, तो ये हमारा स्टॉक विद कस्टमर हमारा रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करें, तो टोटल आपका ये स्टॉक विद ये 35 को भी आपने भेजे, तो टोटल 147 का आपने गुड्स भेजे। तो देखो यहाँ पे जितने का गुड्स भेजे 147 का ये हो गया। अब उसका हिसाब किताब दो, आपने 89 का सेल करे, 23 का रिटर्न हुआ। तो देखो 23 का गुड्स रिटर्न हो गया और 89 का सेल करे, तो 147 में से 23 का आपका रिटर्न हो गया, 89 का सेल करे, तो बच्चा जो है 35,000। 35,000 क्यों ऐसा बैलेंस आ रहा है, क्योंकि हमारा ये स्टॉक कस्टमर के पास 35,000 रुपए का रखा हुआ है। समझ में आई चीज, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का आया था, 5 मार्क का, लेकिन बहुत सिंपल है, 5 मार्क का ही आता है इस चैप्टर में, लेकिन बड़ा सिंपल था। तो इसको बच्चे इसमें से डर, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आ रहे, इससे डरते हैं इसमें स्टूडेंट्स डरते हैं, इंस्टीट्यूट तो डराती है, और ठीक है, तो इसमें कुछ भी से डरने लायक नहीं। 2 चीज पूछता है, बुक और वो अकाउंट आप, और ये मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये आपका जनवरी 21 का जो क्वेश्चन है, from the following information show the journal entries in the books of ABC Limited for the year ended 31st March 2020। तो जर्नल एंट्रीज हमको पास करना है यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है कि 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹500 ईच सेंड टू XYZ लिमिटेड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एट ₹750 पर यूनिट। दिस ट्रांजेक्शन वाज हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। पहले इसको समझो, मैंने आपको 100 यूनिट भेजा जिसकी कॉस्ट थी कितनी, 500 रुपये। मैंने आपको 100 यूनिट भेजा जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 500 रुपये, मगर मैंने आपको भेजा कितने में, 750 में। और वो कहता है कि इसको एक्चुअल सेल्स मान लेते, एक्चुअल सेल्स इसको क्या मान लेते। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको गुड्स भेजा, मैंने आपको गुड्स भेजा कितने, 100 यूनिट्स गुड्स भेजा, 500 रुपये की उसकी क्या थी बेटा, कॉस्ट थी, 500 रुपये उसकी क्या थी, कॉस्ट थी, और मैंने सेल वैल्यू 750, तो 750 में मैंने उसको रिकॉर्ड करा जब आपको गुड्स भेजा, जब उसको एक्चुअल सेल मान दिया। तो मैंने 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 750 कराऊंगा, कस्टमर्स टू सेल्स की एंट्री पास कर लिया। लेकिन सेकंड पॉइंट में मैं क्या कहता हूं, आउट ऑफ द अबव 100 only 60 units were accepted by XYZ Limited during the year at ₹700 per unit. No information was received about the acceptability of the balance unit held by the year end। अब इसको अच्छे से समझना बेटे, आपने कितने यूनिट्स को एक्सेप्ट करे, पहले इसकी बात करें, 60 यूनिट को आपने एक्सेप्ट करे, तो आपने 60 यूनिट्स को जो एक्सेप्ट करे, यहाँ 60 यूनिट्स को आपने जो एक्सेप्ट करे, उसको मैंने पहले कितने पे रिकॉर्ड किया था, 750 पे किया। लेकिन आपने उसको सेल्स माने, लेकिन आपने कितने पे सेल्स माने, अपन ने उसको 700 में। तो मैंने उसको पहले कस्टमर टू सेल्स अकाउंट 750 के हिसाब से रिकॉर्ड, अभी 60 की बात करो तो फिर मैं 40 यूनिट्स की बात करता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे 60 यूनिट्स की बात करी, 60 यूनिट्स को पहले 750 पे लिखा था सेल्स, लेकिन एक्चुअल में आपने सेल्स अभी मान दी। तो आप बोलेंगे सर सेल्स पहले मान दी तो दोबारा 60 यूनिट की सेल्स मानने की जरूरत नहीं। हाँ, सेल्स मानने की जरूरत नहीं, लेकिन गड़बड़ी होगी। पहले मैंने 750 यूनिट्स पे माना था, पहले कितने यूनिट्स पे बोला था मैंने उसको, 750 सॉरी नॉट 750, 100 यूनिट्स थी, 750 रुपीज पे मैंने उसको सेल्स माना, लेकिन एक्चुअल में सेल्स अभी कितने पे बोल रहा है, 700 रुपये। तो मैंने 50 रुपये, अभी सिर्फ 60 यूनिट्स की बात करें, 40 की बात 2 मिनट बाद में बात करेंगे। तो आपको 750 रुपीज में आपने पर यूनिट को लिखे थे, एक्चुअल में सेल्स 700 रुपये पे तय हुआ, तो आपने 50 रुपये ज्यादा पे लिख दी। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे 31 मार्च को मैं कैंसिल करूंगा। पहले तो सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा जो 50 रुपये से ज्यादा से सेल्स माना। तो सेल्स की एंट्री पास करें, कस्टमर्स टू सेल, तो रिवर्स एंट्री
सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम दिया यहाँ पे XYZ लिमिटेड टू XYZ लिमिटेड। तो 50 रुपए कैसे आया बेटा, 750 माइनस 700, 750 रुपए पे लिख लिया था लेकिन 700 पे लिखना था, तो आप ये आपने 50 रुपए ज्यादा पे लिख दिए, तो मोर क्रेडिटेड, रेक्टिफिकेशन वगैरह चैप्टर है ना, मोर क्रेडिटेड, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। कितने यूनिट, 60 यूनिट की बात चल रही, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितना हुआ आपका 3000 रुपए, ये कितना हो गया आपका 3000। तो आपने एंट्री पास करे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू XYZ, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू XYZ कितना 3000। ओके, अब उसके बाद आता है, मैं बात करता हूं आपकी यहाँ पे और कितनी यूनिट्स, अब 40 यूनिट्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो वो 40 यूनिट्स तो सेल्स नहीं हुआ ना, 40 यूनिट सेल्स हुआ क्या, नहीं नहीं नहीं, वो तो 60 हुआ सिर्फ। तो 60 को अपन ने क्या करे बेटा, 60 के बारे में उसने अपने को इन्फॉर्मेशन दिया, तो 60 के बारे में आपने ये एंट्री दी, आपने 50 से ज्यादा सेल्स माने, तो अभी भी वो सेल हो गया, लेकिन आपने 700 पे थे, वो तो 50 से कम की। अब 40 को भी आपने सेल्स माने थे, बात तो सही, 40 को भी हमने सेल्स, तो ये आपकी पहली एंट्री हुई। अब ये दूसरी एंट्री पास करो, 40 को भी आपने सेल्स में, सिर्फ 3 एंट्री पास होगी आपके यहाँ पे, तो 40 को भी मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल्स माना यहाँ पे, पहले मान लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो सेल्स हुआ क्या, वो सेल्स हुआ नहीं, 60 ही सेल हुआ। तो जिसको आपने सेल्स मान लिए थे 40 को भी, उसको रिवर्स करना, उसको पूरे से रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, आपने बोले सर यहाँ पे 60 यूनिट्स को आपने 50 रुपए से रिवर्स करे, आप वो 40 यूनिट्स को पूरे 750 से बोल रहे, क्यों, क्योंकि 700 वो 40 यूनिट बिकी ही नहीं है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री पास किया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, कितना, ये 40 यूनिट 750 रुपए के हिसाब से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 750 में करता हूँ, तो वो आती 30,000 रुपीज। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट कितना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट कितना 30,000। अब ये गुड जो 40 यूनिट है बेटा, वो मेरा कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो बस ये आखिरी एंट्री स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री पास करना पड़ेगा। सो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग। लेकिन कितने गुड्स मेरे आपके पास रखे, मेरे आपके पास जो रखे हुए 40 गुड्स, तो 40 गुड्स रखे हुए यहाँ पे लिखता हूँ, 40 क्वांटिटी है, उसकी कॉस्ट यहाँ पे दी हुई बेटा 500 रुपये, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 500 रुपये कितना हो रहा है, 20,000 आएगा, 40 मल्टीप्लाई 500 20,000, तो ये हो गया आपके 20,000 रुपये। तो ये आपकी तीसरी एंट्री, सिर्फ 3 एंट्री है, सिर्फ 3 एंट्री थी इसमें। तो यहाँ पे बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये एंट्री समझ में नहीं आई, कैसे हुआ, क्यों ये हुआ, ये बाकी दो तो ठीक है, ये आपका कैंसलेशन ऑफ सेल हुआ और स्टॉक की एंट्री आपने पास करी। ये बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसी एंट्री, ये एंट्री इसलिए हुई क्योंकि ये सेल्स जो तो पुराने आपने सेल्स माने, एक्चुअल में भी सेल हुआ 60 यूनिट, लेकिन वो 750 में आपने सेल्स माने। ये कितने में सेल्स है आपका, ये सेल्स था आपका 700 रुपए में, तो आपने 50 रुपए ज्यादा से सेल्स मान ली थी, तो उसको अपन ने क्या करे बेटा, यहाँ पे कैंसिल कर, सिंपल। उसके पिछले अटेम्प्ट में नवंबर 2020 में इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला कि नो इन्फॉर्मेशन वाज अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बैलेंस, वो हमारे पास उसका गुड, हमारा गुड्स के पास रखा हुआ है, तो यहाँ पे वो हमारे स्टॉक उसके, तो हमने स्टॉक का हमने एंट्री यहाँ पे पास उसकी कर दी, तो हमने वही मानी कि रीजनेबल पीरियड एक्सपायर होने का है, तो हमारा गुड्स उसके पास रखा हुआ, तो स्टॉक की हमने एंट्री पास वहाँ पे कर दी। ओके, सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये तीनों चीज़ों का आपने बस ये तीन ही चीज़ें, इसको रिवाइज करना। ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है कि एग्जामिनेशन जब आती है कि आप रिवाइज किस तरीके से करें, रिवाइज किस तरीके से करें। तो इसलिए बड़े छोटी ये जो वीडियोस है आपके जो रिवीजन सीरीज जो हो रही, इसमें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट में हर चैप्टर में कवर करो। ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसलिए बहुत जल्दी भी हो गया, लेकिन आप ये सीरीज को अगर देखते हो, सारे चैप्टर के जो कंसेप्ट वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, सारे चैप्टर के जो कंसेप्ट होते वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, सारे चैप्टर आई मीन तो उस एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट एक वीडियो पे मिल जाते। तो आपने वीडियो देखे, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट इस चैप्टर के यहीं पर हो गए, तो उतना रिवीजन करने में बहुत हेल्प होती है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे, छोटा सा चैप्टर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, देन फाइनल अकाउंट, उसके बाद फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और फिर तो 3 मेन चैप्टर रहेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। डोंट वरी, रिवीजन सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट। सो टेक केयर, बाय बाय।